गुड मॉर्निंग क्लास। अब तक हम लोगों ने ज्योग्राफी में जितना पढ़ा है उसके आधार पर हम लोगों ने क्या जाना है कि सबसे ऊपर क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड ये किन से बना है? तो ब्रह्मांड मिल करके बना है कई सुपर क्लस्टर से। सुपर क्लस्टर, इनसे मिलकर ब्रह्मांड बना। और ये सुपर क्लस्टर किन से बने? तो कई क्लस्टरों से मिल करके, है ना, सुपर क्लस्टर बने। और ये क्लस्टर किन से बने? तो कई गैलेक्सियों के मिलने से, गैलेक्सी या तार आकाशगंगा के मिलने से ये क्या बने? क्लस्टर बने। ठीक है। और ये गैलेक्सी किन से बनी? तो 100 अरब तारों से भी ज़्यादा, 100 से 4 अरब, 100 अरब से 400 अरब तारों से मिल करके, 100 से 400 अरब के लगभग तारे मिल करके गैलेक्सी बने। तो गैलेक्सी तारों से मिलकर बना है, यानी गैलेक्सी के नीचे क्या है? तारामंडल है। ठीक है। इसी में तारे उड़े हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके नीचे, तारामंडल के नीचे सौर मंडल। अब सौर मंडल में क्या है? तो आइए देखते हैं सौर मंडल में क्या है। यह है सौर मंडल। तो सौर मंडल क्या है? तो सौर मंडल है आपका, ये हो गया सूर्य, और देखिए पृथ्वी, ये आपका बुध हो गया। सौर मंडल क्या है? तो सौर मंडल क्या है कि ग्रह हैं, इसमें सूर्य और जो ग्रह हैं इनसे मिल करके, और ग्रह ही नहीं, ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, ये सभी मिल करके सौर मंडल। सौर मंडल यही है ना। सौर मंडल में क्या है? सूर्य इसका मुखिया है, और बाकी जो ग्रह हैं, 8 ग्रह, ये सभी, और क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह ये हैं। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह है। ये सभी मिल करके क्या बनते हैं? सौर मंडल। और इतने ही नहीं, इसमें उपग्रह भी हैं। जो भी ग्रह हैं इनमें से सारे के तो नहीं, लेकिन लगभग सारे के उपग्रह हैं, कुछ कुछ। तो ठीक है, तो सौर मंडल क्या है? सूर्य, सारे ग्रह, इन ग्रहों के, इनमें से जिनके भी उपग्रह हैं वो सारे उपग्रह, और ये क्षुद्र ग्रह, इनसे मिलकर क्षुद्र ग्रह क्या है? तो छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, जो बहुत छोटे हैं इसलिए इनको ग्रह नहीं बोलते। ये कहाँ पे हैं? तो जो 4 ग्रह सूरज से नजदीक के हैं और 4 ग्रह सूरज के दूर हैं, इन दोनों के बीच के एक पट्टी जिसमें छोटे छोटे पिंड है, इन्हीं को क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड बोलते हैं। ठीक है। ये कभी कभी गिर जाते हैं पृथ्वी में, तो ये एस्टेरॉइड है। ठीक है। तो ये सूरज, सभी ग्रह, इनके उपग्रह और एस्टेरॉइड, ये सभी को मिला जुला करके हम लोग क्या बोलते हैं? सौर मंडल बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? ब्रह्मांड पढ़ चुके, क्लस्टर पढ़, सुपर क्लस्टर पढ़ चुके, क्लस्टर पढ़ चुके, गैलेक्सी पढ़ चुके, तारामंडल पढ़ चुके। हम लोग सौर मंडल नहीं पढ़े हैं, ये सारा चीज पढ़ चुके। आज हम लोग ये वाला नहीं पढ़े, सौर मंडल को पढ़ेंगे। ठीक है। इसी सौर मंडल के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है। तो बताइए कि सौर मंडल को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले सौर मंडल कैसे बना वो पढ़ें, या सौर मंडल को पढ़ें? तो बाकी चीजों को तो हम जानते हैं। ब्रह्मांड कैसे बना? तो बिग बैंग, बिग बैंग हुआ, इस बिग बैंग से ब्रह्मांड बना, इसी बिग बैंग से ब्रह्मांड बना, यानी सुपर क्लस्टर, क्लस्टर, गैलेक्सी, तारा, सभी किससे बन गए? तो एक ब्रह्मांड, बिग बैंग से एक छोटा गोला था, ये गोला ब्लास्ट किया, आप लोग जानते हैं बिग बैंग। और ये मतलब ब्लास्ट नहीं, ये विस्फोट हुआ इस पे, और विस्फोट होने के बाद इसके टुकड़े टुकड़े बिखर गए, और उन्हीं से सभी तारों का और आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ है, जैसे सुपर क्लस्टर, क्लस्टर, गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है। तारा का उत्पत्ति कैसे हुई? तो तारामंडल के बाद हम लोगों ने तारे के बारे में भी पढ़ा था। तो तारा का बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तब हम लोग तारा का जन्म देख चुके हैं, तारा का जन्म भी देख चुके हैं, विकास भी देख चुके हैं, और अंत भी देख चुके, तारा का अंत, मृत्यु। ठीक है। तो तारा भी कैसे बना ये भी हम लोग जानते हैं। तो सूरज भी एक तारा है, तो इसका सूरज कैसे बना वो हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग इससे पहले की क्लास में तारों का जन्म और विकास पढ़े थे। तो
उसमें जिस तरह से सभी तारे बने हैं, सूरज भी एक तारा है तो सूरज भी उसी तरह बना है। ठीक है, तो हमें सूरज के बारे में भी जानने की ज़रूरत नहीं है कैसे बना है, हम लोग पहले से ही इसको जानते हैं। लेकिन ये ग्रह, बाकी सब चीज़ें तो बिग बैंग से बनी, ये तो पता चल रहा बिग बैंग से क्लस्टर, सुपर क्लस्टर या पूरा ब्रह्मांड बिग बैंग से बना, ये तो पता चल रहा। लेकिन ये जो है, जो हम लोगों का सौर मंडल यानी जितने भी ग्रह हैं सौर मंडल के, वो कैसे बने ये पता नहीं चल रहा कैसे बने। तो इसको समझने के लिए शुरू से ही, प्राचीन काल से ही लोगों ने अपना दिमाग लगाया और जानने की कोशिश की। तो इसकी कई परिकल्पनाएं आई जो वैज्ञानिक तो नहीं थी, लेकिन हाँ उनका धार्मिक दृष्टिकोण था। बहुत सारी परिकल्पना जो है वो धार्मिक तरीके से बताई गई है, जैसे बाइबल में, कुरान में और भी दूसरे धर्म में। तो ये परिकल्पनाएं दी जा रही थी पहले से ही धार्मिक रूप से, और दार्शनिकों ने भी दार्शनिक रूप से इसकी कई परिकल्पनाएं दी थी। तो वो तो वैज्ञानिक नहीं थी, लेकिन इसकी वैज्ञानिक परिकल्पना जो सबसे पहले की गई वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली वैज्ञानिक परिकल्पना कांट ने दी थी, वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको साफ करेंगे। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। सबसे पहली व्याख्या किसने की थी सौरमंडल या ग्रहों की उत्पत्ति की? पहली व्याख्या तो कांट ने की थी। कांट, इनका पूरा नाम है इम्मानुएल कांट। इम्मानुएल कांट, ये कहाँ के थे? जर्मनी के। इन्होंने क्या व्याख्या की सूर्य की, मतलब ग्रहों की उत्पत्ति की, कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य से ही टूटकर बने हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि एक सूर्य है या सूर्य था, ये घूर्णन कर रहा था और इसी से टूट करके ग्रह बने हैं। 8 ग्रह है ना, 8 ग्रह कैसे बने? इसी से टूट के। कैसे? तो देखिए, आप इसमें वो लट्टू का उदाहरण से बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। लट्टू है ना, लट्टू, उसको पानी में भिंगाइए और भिंगा के नचाइए। नचाने के बाद क्या होगा? नचाने के बाद वो क्या होगा, जैसे ही भीगा हुआ लट्टू को आप नचाएंगे, पानी का बूंद उससे, जैसे ही लट्टू घूमना शुरू करेगा, पानी का बूंद उससे छींटा के रूप में फेंकाने लगेगा। तो जस्ट ऐसा ही सूर्य जो है, कोई भी तारा, सूर्य भी एक तारा है, कोई भी तारा क्या होता है? पहले निहारिका के रूप में रहता है, फिर उसमें घूर्णन होता है, उसमें गति आती है, तो उसका ताप बढ़ता है और वो निहारिका से तारा के रूप में बदल जाता है। तो सूर्य भी एक तारा है, ये निहारिका से तारा के रूप में बदला और घूर्णन कर रहा था। तो ठीक घूर्णन किया, तो इसमें क्या है? सूर्य में हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन प्लाज्मा अवस्था में है। तो जैसे ही ये घूर्णन किया, इसके बाहरी क्षेत्र का प्लाज्मा, बाहरी किनारे का प्लाज्मा घूर्णन के बाद जैसे ही ये घूर्णन कर रहा है, घूर्णन के कारण जैसे लट्टू से पानी छींटा निकल के फेंका गया, वैसे ही एक ग्रह फेंका गया, तो एक ग्रह बन गया। फिर ये घूमा, फिर घूमा, उससे दूसरा ग्रह फिर टूट के निकल गया, फिर और घूमता ही रहा, ऐसे करके 8 ग्रह निकल गए। तो क्यों निकल रहे हैं लट्टू के जैसा घूमने से? इसको इन्होंने अच्छा से एक्सप्लेन किया है। कैसे? कि देखिए, कोई भी चीज़ घूमता है, जैसे एक और उदाहरण लीजिए, एक धागा में रस्सी बांधिए, मतलब धागा में पत्थर बांधिए और उसको ऐसे घुमाइए, तो घूमता है ना। तो घूमने से क्या होता है? घूमने से क्या होता है? ऐसे घुमाते हैं तो पत्थर एकदम सीधा गोल गोल घूमने लगता है, और जैसे ही हम घुमाना छोड़ देते हैं पत्थर गिर जाता है। वो क्यों? घूमते रहना चाहिए लेकिन गिर जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? तो जो कारण धागा का है, सेम ऐसा ही कुछ इसी में हो रहा था। तो समझिए क्यों होता है। तो जब ये तागा या पत्थर बंधा हुआ है, इसको घुमा रहे हैं, तो एक बल इधर केंद्र की तरफ इस पत्थर को खींचता है और एक बल इसको केंद्र से बाहर की तरफ खींचता है। ये दोनों बल जब बराबर रहते हैं तो पत्थर गिरता नहीं है, घूमने लगता है। लेकिन बाहर वाला बल कमजोर पड़ जाए, कम रहे, और ये खींचने वाला ज्यादा रहे, तो पत्थर अंदर की तरफ आके गिर जाएगा, यानी घूमेगा नहीं, गिर जाएगा। और अगर यही चीज घूमता रहे और ये वाला बल ज्यादा लग जाए तो क्या होगा? ये रस्सी टूट जाएगी और पत्थर आगे फेंका जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए घूम रहा है और हम रस्सी छोड़ दें, तब क्या होगा? अंदर का बल छूट गया। हम बल लगा के रोक के रखे ना, ताकत से घुमा तो रहे लेकिन ताकत से पकड़ के रखे, रस्सी की छूटे नहीं, या धागा पकड़े की छूटे नहीं। लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे, यहाँ से बल लगना खत्म हो गया हाथ से, तो ये पत्थर बाहर फेंका जाएगा। यानी जब तक ये दोनों बल बराबर है तब तक ये घूमता रहेगा, और जैसे ही ये बल बाहर वाला ज्यादा हो गया तो इसको तोड़ करके रस्सी को
वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरह इसमें हुआ कि इसके हाइड्रोजन जो थे साथ में घूम रहे थे, लेकिन जो घूमने के कारण दो बल लगता है, ये वाला अंदर वाला बल ये कमजोर पड़ गया। ये अंदर वाला बल का नाम क्या है, आप लोग इसको जान लीजिए, अभी केंद्रीय बल। ये क्या हो गया, कमजोर हो गया, ये कम पड़ गया, और ये जो बाहर खींच रहा था इस बल का नाम है अपकेंद्रीय बल। ये बढ़ गया, इससे क्या हुआ हम बताए ना, ये बाहर वाला बढ़ जाएगा तो इस रस्सी को तोड़ देगा और ये बाहर खींचा जाएगा, निकल जाएगा। घूम रहा है ऐसे ऐसे, अगर जोर से घुमा दे तो ज्यादा ताकत मिल जाएगा इसको बाहर वाला खींचने वाले को, तो इस धागा को तोड़ के पत्थर आगे फेंका जाएगा। सेम ऐसा ही इसमें हुआ, ये घूम रहा था तो कांट महोदय ने कहा इतना तेजी से ये घूम रहा था कि ये वाला जो अभी केंद्रीय बल अंदर जो खींचता है वो वाला बल कमजोर हो गया, उससे ज्यादा बाहर वाला बल ज्यादा ताकत से लगने लगा। इसकी वजह से यहाँ जो हाइड्रोजन था ऊपर में इसके सूर्य के किनारे में, वह हाइड्रोजन छलक करके या छिटक करके बाहर निकल गया, और जो बाहर निकला तो एक ग्रह बन गया, ठीक है। फिर ये घूमता ही रहा, फिर क्या हुआ और बाहर बल ज्यादा लग गया तो फिर एक छलक के बाहर हो गया, फिर घूम ही रहा है, फिर क्या हुआ, केंद्र का बल अगर कमजोर पड़ा थोड़ा सा और बाहर का बल ज्यादा हो गया घूर्णन के कारण, तो फिर ये बाहर निकल गया। इस तरह से घूर्णन के कारण किसके, सूर्य के घूर्णन के कारण ये सारे ग्रह एक एक करके टूट के निकले। ये किसने कहा, कांट महोदय ने कहा। इसको जान लीजिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख देते हैं। ये कौन सा बल बढ़ गया, ये वाला बढ़ गया, ये बड़ा हो गया, ये बल बढ़ गया, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या हो गया, बढ़ गया है, और इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये कमजोर पड़ गया, ठीक है। ये फोर्स ज्यादा हो गया, बाहर जो बाहर खींच रहा वो ज्यादा हो गया, और अंदर जो खींच रहा है वो कम हो गया। किसको खींच रहा है, जैसे यहाँ पत्थर को खींच रहा था उसी तरह यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहा था। बाहर में जो हाइड्रोजन प्लाज्मा है ना, घूम रहा था, तो इसका बाहरी क्षेत्र का हाइड्रोजन प्लाज्मा को जो खींच के रखा था ये वाला अभी केंद्रीय बल, वो कमजोर पड़ गया, और जो बाहर की तरफ इस हाइड्रोजन को खींच के रखा था वो बल ज्यादा मजबूत हो गया, ये बढ़ गया। देखिए ये ज्यादा दिखा रहे हैं, इसको कम दिखा रहे हैं, तो ये खींच करके इसको बाहर निकाल दिया, तो एक टुकड़ा बाहर हो गया। फिर इसी तरह घूमते घूमते और भी टुकड़े निकले, और इसी तरह से 8 ग्रहों का निर्माण हो गया। ये किसने कहा, कांट ने कहा। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि घूम रहा था लट्टू के जैसा, लट्टू का जैसे बूंद बूंद पानी छिटकने लगेगा, लट्टू घूमने शुरू हो जाएगा। अगर भीगा लट्टू घुमाएंगे तो बूंद बूंद पानी छिटकेगा, उसी तरह ये छिटक के बन गया है, ये कांट ने कहा। बस, तो क्या छिटका था यहाँ से, तो गैस, प्लाज्मा, हाइड्रोजन गैस जो प्लाज्मा अवस्था में था वो छिटका था, वो छीटा के रूप में निकला था, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकला था जो प्लाज्मा अवस्था में था, घूर्णन के कारण वही बाहर निकला था। तो इसीलिए कांट का सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस निकला था ना हाइड्रोजन गैस, इसलिए इसको गैसीय सिद्धांत बोलते हैं, गैसीय हाइपोथेसिस। गैसीय गैस निकला था हाइड्रोजन गैस, इसलिए, और इस गैस के निकलने से ग्रह बने हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गैसीय हाइपोथेसिस, गैसीय परिकल्पना, ठीक है। गैसीय या वायवीय, वायु से वायवीय परिकल्पना, ये किसका था, कांट का, गैसीय या वायव्य परिकल्पना, इसको गैसियस हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आप लोगों को इतना ही याद रखना है कि घूर्णन के कारण छलक छलक करके एक एक करके ग्रह बनते गए, एक एक छलक छलक कर हाइड्रोजन बाहर निकलता गया, और ठंडा हो करके एक एक करके निकलते गए, और ठंडा होते होते वो ग्रह बन गए, ठीक। निकले, घूर्णन करने लगे इसका, सूरज का, और बाद में ठंडा होकर ग्रह का रूप ले लिए। फिर दूसरा निकला, वो फिर इसी का घूर्णन करने लगा सूरज का, और ठंडा होकर ग्रह का रूप ले लिया, तो इस तरह से ग्रह बन गए। ये हो गया पहली परिकल्पना जो कांट की थी। इसको काटा किसने, तो इसको काटा लाप्लाक्स ने। दूसरे आए लाप्लाक्स, दूसरे कौन थे, लाप्लाक्स, यहां लिख देते हैं लाप्लाक्स।
लाप्लास, लाप्लास। लाप्लास ने क्या कहा, दूसरी परिकल्पना जो लाप्लास की थी, उन्होंने कहा कुछ इससे ही मिलता जुलता, लेकिन इसको इन्होंने इस आधार पर काटा कि एक एक करके ग्रह नहीं बने हैं, एक ही साथ सब बाहर आए थे। कैसे? तो देखिए, लाप्लास महोदय ने कहा कि कांट ठीक बोल रहे हैं, एक सूर्य था, जैसा ये बोल रहे हैं ऐसा ही था। और ये सूर्य कैसे बना? तो पहले ये सूर्य निहारिका के रूप में था, फिर निहारिका में घूर्णन शुरू हुआ, और निहारिका से ये, निहारिका या नेबुला से ये क्या बन गया, ऊंट बादल, फिर आदि तारा बना, जो हम लोग देख चुके हैं तारा निर्माण में। फिर आदि तारा के बाद ये तारा का रूप ले लिया, घूर्णन करते रहा, और घूर्णन करने के क्रम में ये जब तारा था तो बहुत ही गर्म हो गया, तारा बनते ही ये बहुत गर्म हो गया। धीरे धीरे ये सूरज जो तारा है, एक सूरज भी क्या है, तारा है, ये बहुत गर्म हो गया, तारा का रूप लेते ही सूरज गर्म हो गया। और फिर ये सूरज ठंडा होने लगा, इसका बाहरी क्षेत्र क्या हुआ, फिर धीरे धीरे बाहरी क्षेत्र ठंडा होने लगा। और ये जो बाहरी क्षेत्र ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद इसके घूर्णन के कारण, इसके घूर्णन के कारण यानी घूमने के कारण, यहाँ भी घूमने ही के कारण था, यहाँ भी घूर्णन के कारण क्या हुआ, बाहर का भाग जो ठंडा हुआ था ये टूट कर इससे अलग हो गया। किससे? ये सूरज से। सूर्य से क्या हो गया, ये सूर्य है या सन है, यहाँ पर लिख दीजिए सन, है ना, ये सन है, सन इससे अलग हो गया, एक भाग अलग हो गया। ये कह रहे थे कि एक एक करके टुकड़े टुकड़े में अलग हुए और एक एक करके ग्रह बने, ये बोले कि नहीं, ठंडा हो गया सूरज का बाहरी क्षेत्र, और बाहरी क्षेत्र जो ठंडा हुआ है ये सूरज के घूर्णन के कारण, घूमने के कारण छटक करके एक टुकड़ा के रूप में अलग हो गया, सूरज से टूट के। कौन सा हिस्सा? जो ठंडा हुआ था, बाहरी हिस्सा जो ठंडा हुआ था। और बाद में यही ठंडा हिस्सा टूट गया, किस चीज में टूट गया? छोटे छोटे टुकड़े में। ये जो अलग हुआ था ये इसका अलग होकर परिक्रमा करने लगा सूरज का, और बाद में ये ठंडा धीरे धीरे और ठंडा हुआ, और ठंडा होने के क्रम में ये टूट करके 8 टुकड़ों में बट गया और 8 ग्रहों का निर्माण हो गया। तो दोनों का सिद्धांत में आपको कुछ खास अंतर दिख रहा है? इनका सिद्धांत भी बोलता है सूरज से टूट के बना, इनका भी बोलता है सूरज से ही टूट के बना। सिर्फ अंतर इतना ही है कि ये बोले कांट महोदय कि एक एक करके बने, पहले एक ग्रह बना, फिर कुछ दिन बाद छलक करके कुछ और दूसरा बना, फिर और छलका थोड़ा सा तो एक और बन गया, ऐसे करके 8 बने। और ये बोला नहीं, एक एक करके नहीं बनाए, एक ही बार में एक छल्ला के जैसा टूटा, एक भाग टूट गया ठंडा होकर के, ठंडा हुआ और वो भाग अलग हो गया सूरज से, और ये एक ही बार में अलग हुआ, और फिर ये घूर्णन करने लगा सूरज का, और बाद में ठंडा होते होते कई टुकड़ों में टूट गया। तो सूरज से ये एक ही बार में अलग हुआ, उसके बाद ये टूट टूट करके कई टुकड़ों में बट गया। तो इनका था कि अलग अलग निकले हैं, इसका था कि एक ही बार में निकल गए और बाद में टूटते हुए अलग अलग 8 या 9 ग्रह बन गए। ठीक है, तो दोनों में यही फर्क है। अदरवाइज देखें तो दोनों का सिद्धांत सेम है, दोनों यही मानता है कि सूरज से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये लाप्लास भी मानते हैं और कांट भी मानते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, तो ये वाला है इनका सिद्धांत को हम लोगों ने क्या नाम, ये इन्होंने क्या नाम दिया अपने सिद्धांत का? चूंकि इन्होंने बताया कि सूरज पहले निहारिका के रूप में था, इसलिए इनका सिद्धांत को इन्होंने कहा निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना या नेबुला हाइपोथेसिस इन्होंने कहा, नेबुला हाइपोथेसिस, नेबुला हाइपोथेसिस। ठीक है, इसकी व्याख्या इन्होंने कब की थी? तो कांट महोदय ने अपनी व्याख्या की थी, यहाँ पे लिख लीजिए 1755 में। इनकी परिकल्पना कितने में आई थी? 1755 में आई थी। और इनकी परिकल्पना आई थी वो एक किताब थी, उसमें इन्होंने अपनी परिकल्पना सबसे पहले दी थी। द सिस्टम, किताब का नाम था द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। इसी में इन्होंने अपनी परिकल्पना सबसे पहले प्रस्तुत की थी। और ये कब की थी? तो 1796 में की थी। ठीक है, 1796
96 में इन्होंने अपनी परिकल्पना की थी। तो आप देख लीजिए दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात को कहते हैं कि सूरज से ही टूट करके ग्रहों का निर्माण हुआ है। चलिए, लेकिन ये दोनों परिकल्पनाओं को असत्य साबित कर दिया गया बाद में, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग आगे देखते हैं इसके बाद क्या परिकल्पना आई। तो पहले ये देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने क्या कहा, सूरज से खुद ब खुद टूट करके निकले हैं। फिर जो परिकल्पना आई उन्होंने इसके ठीक अलग कहा, बोले इनका परिकल्पना, इसके बाद जो आई परिकल्पना वो चौथी परिकल्पना थी, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे चेम्बरलिन और मोल्टन, ठीक है, इनकी परिकल्पना आई। ये दोनों के बाद एक परिकल्पना और आई, ये दोनों खारिज हो गए, क्योंकि एक परिकल्पना के बाद दूसरी परिकल्पना तभी आ रही है जब एक परिकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया जा रहा है, तभी दूसरी परिकल्पना दी जा रही है। यानी एक को गलत साबित करके ही इन्होंने अपनी परिकल्पना दी। ये फ्रांस के थे, है ना, लाप्लास फ्रांस के थे, ठीक है। चलिए, अब चेम्बरलिन ने क्या कहा, चेम्बरलिन ने कहा कि ये दोनों सही बोल रहे हैं कि सूरज से ही टूट करके बने हैं, लेकिन अपने से टूट के नहीं बने हैं। इन्होंने क्या कहा चेम्बरलिन और मोल्टन ने कि अपने से नहीं, इन्होंने भी कहा कि एक सूरज है, सूर्य है, सन, इसी से सभी ग्रह बने हैं। चेम्बरलिन ने भी इनकी बात को माना कि इसी से बने हैं, लेकिन इनके जैसा नहीं माना कि अपने से टूट के बने हैं, घूर्णन के कारण टूट गए, या ये भी बोला घूर्णन के कारण टूट गए लाप्लास। ये दोनों को इसने गलत कहा और कहा नहीं, घूर्णन से नहीं बने हैं, बल्कि क्या हुआ कि सूर्य जो था इसके बगल से एक तारा गुजरा, इसके बगल से एक तारा पास करता है ऐसे, ठीक है, एक तारा यहाँ से पास किया, तो जो ये तारा है ये पास करता है सूर्य के बगल से, ठीक है, ये तारा पास किया, उसके वजह से बना। कैसे, तो ये एक स्टार है। अच्छा से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक स्टार है, ये सूरज के बगल से गुजरता है स्टार, और गुजरते हुए आगे निकल जाता है ऐसे, जैसे जा रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये सूरज से जा रहा, तो जब ये तारा सूरज के पास आता है, इतना पास, तो इससे कुछ कणों को निकाल देता है खींच के, सूरज के कुछ कण को, कुछ छोटे छोटे कणों को खींच के निकाल देता है। जब ये स्टार बहुत बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, जब ये थोड़ा आगे आता है यहाँ पर, ये यहाँ से बढ़ के यहाँ आता है और नज़दीक जाता है सूरज के, इस सूर्य के और नज़दीक आया, तो कुछ और कणों को सूरज से खींच के निकाल देता है ना, कुछ और अणुओं को सूरज से खींच के निकाल देता है, कण बोलिए, अणु बोलिए, ठीक है। उसके बाद जब ये एकदम नज़दीक आ जाता है सूरज का, तो और भी ज़्यादा अणुओं को बाहर खींच के निकाल देता है, और सिर्फ खींच नहीं लेता है, खींच के निकाल नहीं देता है सूरज से, अपनी तरफ कुछ ज़्यादा ही खींच लेता है, यानी सूरज से ये थोड़ा दूर हो जाते हैं, इतना खींच देता है ये, जबकि ये सूरज से कुछ ज़्यादा ही दूर हो जाते हैं, ठीक है, सूरज से ये अलग हो जाते हैं बिल्कुल। अब ये खींच दिया है सूरज से अलग, उसके बाद ये तारा यहाँ रुकता नहीं है, इसके बाद ये अपने रास्ते आगे चला जाता है, धीरे धीरे ये सूरज से दूर होते हुए आगे जाके गायब हो जाता है, ठीक है, आगे चला जाता है ये अपने रास्ते। तो जब ये सूरज के नज़दीक, बहुत नज़दीक पहुँच जाता है, तो सूरज से बिल्कुल ही इसके ग्रहाणुओं को निकाल करके सूरज से अलग कर देता है, और इतना दूर कर देता है कि सूरज में ये दोबारा वापस नहीं जाते हैं। ये तारा का गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच करके ये जो अणु है ये सूरज से बाहर आ जाते हैं, इस तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण, जो सूरज के बगल से पार हो रहा, और जब ये दूर चला जाता है तब भी ये वापस जो अणु है ये सूरज में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये जब बहुत पास आ जाता है तो इसको खींच करके इतना बाहर सूरज से निकाल लेता है कि सूरज के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ये बाहर हो जाते हैं, जिससे इनका वापस लौट पाना सूरज में संभव नहीं हो पाता, या सूरज इनको टान नहीं पाता, ठीक है, इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर होने के कारण। किसके? सूरज के। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये तारा तो अपने रास्ते चला गया, अब ये बाहर निकल गए हैं, ये अंदर जा भी नहीं सकते, तो ये जिस दूरी पर रहते हैं उसी दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करने लगते हैं। कौन? ये अणु। और ये छोटे छोटे अणु जो कण हैं, अणु हैं, ये बाद में संघनित होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं,
और जुड़ते जाते हैं और इनका आकार बड़ा होने लगता है। इस तरह से एक बड़ा पिंड का रूप ले लेते हैं और ग्रह के रूप में ये बदल जाते हैं या ग्रहों का उत्पत्ति हो जाती है इस तरह से। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे अणु थे ये संयुक्त मतलब एक जगह संघनित होने लगते हैं और एक जगह संगठित होकर के मतलब एक जगह जमा होकर के एक ठोस रूप ले लेते हैं और बहुत बड़ा आकार लेकर के ग्रह का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये किसने कहा? सभी ग्रहों का निर्माण इसी तरह से इन छोटे छोटे अणुओं से हुआ। ये किसने कहा? चैम्बरलिन ने। और कैसे बताया? तो एक दूसरे तारे के गुजरने से। यहाँ पर क्या था कि कोई तारा नहीं, सिर्फ एक तारा था, सूरज। सूरज भी एक तारा है, बस एक ही तारा था। यहाँ दो तारे आ गए। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो तारे हैं, एक सूरज है और ये एक दूसरा तारा है जो यहाँ से पास कर रहा। ये मत समझिएगा 1 2 3 4 5 तारे नहीं है। ये इसी तारा को हम बताए कि पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर सूरज के और नजदीक आ गया, फिर यहाँ दूर हो गया, फिर पूरी तरह से दूर होकर निकल गया। ये दो तारा है, ऐसा नहीं कि ये अलग अलग नहीं है। इसी एक तारे को हम बार बार बना दिए। ठीक है, कैसे ये नजदीक गया। तो इन्होंने क्या कहा, आप अच्छी तरह समझ गए ना कि सूरज से खुद से घूर्णन के कारण छलक के नहीं बने हैं ग्रह, बल्कि ये जो बगल से तारा निकला था सूरज के, उसने इसके अणुओं को खींचकर अलग किया और ये छोटे छोटे अणु संगठित होकर के ग्रह का रूप ले लिए। तो इस तरह से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये किसने कहा? चैम्बरलिन ने कहा और मोल्टन ने। तो किससे ग्रहों का निर्माण हुआ? इन अणुओं से। तो इन अणुओं से ग्रहों का निर्माण हुआ है, इसीलिए इन अणुओं को क्या बोला गया? ग्रहाणु। इन अणुओं का नाम क्या दिया गया? ग्रहाणु। क्यों? क्योंकि इन्हीं अणुओं से ग्रह का निर्माण हुआ है, इसलिए ग्रह का निर्माण होने के कारण इन अणुओं को ग्रहाणु बोला गया। ठीक है, और इस चैम्बरलिन की जो परिकल्पना है इसको बोला गया ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। कोई दिक्कत? इसको ऐसे भी बोलते हैं, प्लेनेट है, ये प्लेनेट इसी से बने हैं, तो प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस, ये भी इसको बोला जाता है। ठीक है, प्लेटेनिमल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये कब दिया था इन्होंने? तो इन्होंने इसे दिया था चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1905 में। इसकी व्याख्या इन्होंने 1905 में की थी। अब एक और था, उसने भी कुछ इसी तरह का परिकल्पना दिया। चलिए, ये तीसरा नंबर था। अब चौथा नंबर देखिए। ये परिकल्पना भी असत्य साबित हो गई बाद में, इसको भी लोगों ने खारिज कर दिया। वो क्यों, हम बताएंगे। पहले इसके बाद वाली परिकल्पना देख लीजिए। इसके बाद आया चैम्बरलिन मोल्टन के बाद आया आपका जेम्स जीन एवं जेफरीज की परिकल्पना। जेम्स जीन्स और जेफरीज इसकी परिकल्पना। इनकी परिकल्पना क्या थी? तो इनकी परिकल्पना का नाम था, आपका नाम छोड़िए, ये क्या बताया इन्होंने अपनी परिकल्पना में, वो पहले जान लीजिए, नाम बाद में देखेंगे। तो इन्होंने भी इसी तरह का सिद्धांत को माना कि सूरज था, इसी से ही, सूरज से, इसी सन से सभी ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। जैसा ये बता रहे हैं चैम्बरलिन और जैसा ये लोग बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है कि सूरज से ही सभी ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से उत्पत्ति बताया सूरज से, वैसे नहीं हुई है। ये चैम्बरलिन भी बता रहे हैं वैसे नहीं हुई है। कैसे हुई है? तो ये सही है कि एक तारा यहाँ से पास किया था, ये भी बोले कि एक तारा यहाँ से पास किया था सूरज से। ठीक है, सूरज से के बहुत नज़दीक से एक तारा पास किया था। इन्होंने भी चैम्बरलिन की बात को ही कहा। एक तारा था, वो सूरज के काफ़ी नज़दीक से एक स्टार पास किया। ठीक है, ये स्टार पास कर रहा, बिल्कुल सेम इन्हीं के जैसा है। अंतर क्या है वो खाली देखिए। तो इन्होंने कहा कि जब सूरज के नज़दीक से कोई तारा पास कर रहा, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, मिटाएंगे फिर। तो मान लीजिए ये सूरज है, एक तारा है यहाँ, मान लीजिए अगर ये तारा नज़दीक आएगा तो क्या होगा? तो नज़दीक आएगा तो इतना दूर में तो ऐसे उठा, इसको खींच दिया, सूरज को थोड़ा सा खींच दिया। सूरज क्या है? हाइड्रोजन गैस है। ये सूरज में क्या है? हाइड्रोजन का
गैस है ये प्लाज्मा अवस्था में, तो ये जब नज़दीक आया तो ऐसे करके इसको उठा दिया थोड़ा सा, सूरज का एक हिस्सा को, और नज़दीक आया ये तारा यहाँ आया तो इसको और थोड़ा उठा दिया, ये और नज़दीक आया तो इसको और खींच दिया, ऐसे लंबा कर दिया, और नज़दीक आया तो इसको लंबा ही नहीं किया, पूरा इसको खींच करके अलग कर दिया, इस तरह से, ऐसे करके अलग ही कर दिया, सूरज से क्या कर दिया, इस तरह से अलग कर दिया, इस तरह से, ठीक है। ऐसे कैसे अलग कर दिया, सूरज का जो भाग यहाँ से खींच खींच के आ रहा था उसको बिल्कुल ये अलग कर दिया इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज इन्होंने कहा कि जो ये खींचा। अच्छा एक चीज यहाँ पे बताइए कि ये जब सूरज के नजदीक में आया था ऐसे करके यहाँ पर, तो क्या हुआ था, यहाँ से एक चीज उठ गया था, और नजदीक आया तो ऐसे उठा था। तो इस तरह से कोई चीज उठता है तो उसको क्या बोलते हैं, आप लोग बताइए। टाइड बोलते हैं, ज्वार। कैसे, समुद्र में ऐसे उठता है पानी ऊपर, फिर नीचे गिरता है, फिर ऐसे हल्फा इसी चलता है ना समुद्र में, तो इसको ज्वार भाटा बोलते हैं। तो ये ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, ज्वार, और ये नीचे नीचे जो है उसको भाटा। तो यहाँ हम लोग का नीचे तो नहीं है, उठा है, ऐसा बना है इस तरह से, यानी ज्वार बना है। क्या बना है ये, ज्वार। तो इस तारे के आने से, इस तारे के नजदीक आने से क्या हुआ, सन में, सूरज में क्या हुआ, ज्वार उत्पन्न हुआ, ज्वार, खिंचाव के कारण ज्वार। और जब ये बहुत नजदीक आ गया, यहाँ पर आ गया ये तारा, हम छोटा बनाते हैं थोड़ा सा, यहाँ जगह नहीं है इसलिए, या ऐसा कर दीजिए यहाँ पे ऐसे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छा रहेगा। ये सूरज है, ठीक है, सन, और ये तारा नजदीक आ गया जब बहुत, तो यहाँ पर इसको तोड़ करके ज्वार जो था, जो इस तरह से ज्वार था, इसको खींच करके सूरज से बाहर निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ज्वार को बाहर कर दिया, ठीक है। इसलिए ज्वार के रूप में सूरज से अलग होता है। ज्वार मतलब टाइड, ज्वार को क्या बोलते हैं, इसको टाइड बोलते हैं, इसको ज्वार को, ऊपर वाले को टाइड बोलते हैं। ये ऊपर वाले, इसको क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाले को टाइड, ज्वार या टाइड, ये ज्वार या टाइड बोलते हैं। तो ये जेम्स जीन बोले कि जैसे जैसे ये नजदीक गया, एक ज्वार उठा सूरज में, और जब ये बहुत नजदीक तारा पहुंच गया सूरज के एकदम नजदीक, तो इस ज्वार को खींच करके सूरज से अलग कर दिया, और अलग करने के बाद ये अपने रास्ते आगे निकल गया। जैसे जैसे नजदीक जा रहा था वैसे वैसे खींचते गया, और एकदम नजदीक में आ गया तो इसको खींच करके सूरज से अलग कर दिया ज्वार को, और सूरज का एक भाग सूरज से अलग हो गया। उसके बाद ये अपने रास्ते चला गया, और ये जो अलग हुआ भाग था ये वापस फिर सूरज में नहीं जा पाया, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खींच के बाहर निकाल दिया था कि सूरज के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ये बाहर हो गया था, इसलिए वापस सूरज में नहीं जा सका। तो क्या हुआ, तो ये घूमने लगा। जैसे यहाँ बोला इन्होंने अलग हो गया था सूरज से और घूमने लगा, सेम ऐसा ही इन्होंने बोला कि खींच के बाहर निकाल दिया इस ज्वार को और ये घूमने लगा। अंतर दोनों में क्या है, तो ये बोला छोटा छोटा कण निकला था, छोटा छोटा कण निकला था, लेकिन ये क्या बोला, कण नहीं निकला था, एक पूरा भाग ही निकल गया ज्वार के रूप में। दोनों में फर्क यही है, ये कण निकला बोला, ये भाग निकला बोला, सेम इसी के जैसा। ये बोला एक एक करके टुकड़ा टुकड़ा निकला, ये बोला एक गोट्टा निकला। सेम ये टुकड़ा टुकड़ा निकला बोला था, इसी तरह से ये भी बोला छोटा छोटा निकला, और ये बोला नहीं गोट्टा निकला। इसी तरह से इसने भी कहा कि छोटा छोटा ऐसे नहीं निकला अलग अलग, बल्कि क्या है, इस तरह से नहीं निकल करके एक गोट्टा भाग निकला। ये लगता है इसका कॉपी कर दिया और ये लगता है इसका कॉपी कर दिया। सिर्फ अंतर इतना है कि ये बोला था अपने निकला, ये बोला एक तारा निकाल दिया इसको, लेकिन एक एक करके निकला। और ये क्या बोलता है, अपने निकला, ये बोलता है एक तारा निकाल दिया, लेकिन यहाँ भी गोट्टा निकला एक बार में, यहाँ भी एक बार में। लगभग चारों में देखिएगा तो एक ही जैसा दिख रहा, अंतर कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा। तो चूंकि ये ज्वार के रूप में निकला है, इसलिए जेम्स जीन का सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना इन्होंने कब दिया था, 1919 में दिया था। जेम्स जीन और जेफरीज ने जो परिकल्पना दी थी, इसे क्यों ज्वारीय परिकल्पना बोले, क्योंकि ये ज्वार के रूप में अलग हुआ था, इसलिए इसको ज्वारीय परिकल्पना। ज्वार का मतलब टाइड, इसलिए टाइडल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, टाइडल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये टाइडल हाइपोथेसिस भी गलत हो जाती है बाद में, और दूसरी थ्योरी आती है। ये चारों में एक समानता है, वो बताएंगे हम। पहले ये देखिए, ये इसको हम थोड़ा बड़ा इधर बना देते हैं, ये जो है इसको यहां पर बना देते हैं, ऐसे कुछ बना हुआ है, इस तरह का है ना ये,
ये इसी तरह का है। क्यों ऐसा ये निकला, क्यों ऐसा बीच में फूला हुआ और किनारे किनारे पतला है? तो इसका कारण ये है कि दोनों तरफ से बल लगा था। इस टाइड पर सूर्य भी बल लगा रहा था और ये तारा भी बल लगा रहा था, इसलिए दोनों तरफ खिंचाव के कारण दोनों किनारा पतला हो गया और बीच में मोटा हो गया। ये सिद्धांत में देखिए क्या है, ये छोटा छोटा छोटा, फिर ये बड़ा, ये बड़ा। देखिए इसमें क्या है, ये छोटा है, ये इस तरह का डिजाइन है। इन्होंने क्या बोला था, जेम्स जीन चैम्बरलिन, इन्होंने क्या कहा कि इसी से बाद में 8 ग्रह बन गए। इन्होंने कहा कि एक भाग निकला था, इसी के टूट जाने से ग्रह बन गए। क्या बोला, इसी ये जो एक भाग निकला ज्वार के रूप में, ये घूर्णन करने लगा और इसके टूट जाने के बाद, टूट कर ठंडा हो जाने के बाद ग्रह बने। तो देखिए इसको यहाँ छोटा में नहीं दिख रहा, हम बड़ा दिखा रहे हैं। क्या बोला कि एक ज्वार निकला, ये ज्वार गोल गोल सूरज का घूमने लगा और धीरे धीरे ये ठंडा होकर और टूटकर 8 ग्रह बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टुकड़ा में। ये हालांकि ये सिद्धांत को काट दिया गया बाद में, लेकिन यह सिद्धांत एक चीज का बहुत अच्छी तरह से व्याख्या किया कि जो ग्रहों का आकार है वो क्यों छोटा बड़ा है। इसने ये बताया कि टाइट था, इसलिए इधर वाले जो ग्रह हैं वो सूरज से जो नजदीक के हैं, इधर वाले वो छोटे बने, और सूरज से सबसे दूर के वो भी, यहाँ सूरज है अगर, तो ये नजदीक वाले छोटे बने, बुध शुक्र पृथ्वी ये छोटे बने, और बीच का बृहस्पति और शनि बड़े बड़े बने, और बाद में यूरेनस है ना और नेपच्यून छोटे बने। क्यों? क्योंकि इधर छोटा हिस्सा था, इधर पतला हिस्सा था। ठीक है, तो भले ही ये सिद्धांत भी गलत सिद्ध हो गया बाद में, लेकिन ग्रहों के आकार का ये बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्या किया कि क्यों छोटे ग्रह हैं कुछ और कुछ बड़े ग्रह हैं। ठीक है, और नज़दीक के ग्रह छोटे क्यों हैं और बाद के ग्रह बड़े क्यों हैं। तो जेम्स जीन और जेफरीज की परिकल्पना क्या थी कि जो सूरज के किनारे से तारा पार हुआ था, उसके कारण एक ज्वार टूट गया और ये ज्वार ही बाद में टुकड़ों टुकड़ों में बट करके 8 ग्रहों का निर्माण हो गया। ये इन्होंने बताया, जेम्स जीन जेफरीज ने। अब आइए देखते हैं इन दोनों में, इन चारों में क्या समानता है। चारों में एक समानता है कि सभी कह रहे हैं कि सूरज से ही मिलकर के बने हैं। सभी सिद्धांत क्या कह रहे हैं कि सूरज से मिलकर नहीं, सूरज से ही टूटकर ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये सभी बोल रहे हैं, यहाँ भी टूटकर हुआ, यहाँ भी सूरज से ही का हिस्सा टूट करके हुआ, यहाँ ये सिद्धांत भी बोल रहा है सूरज का हिस्सा से टूट के, और ये सिद्धांत भी बोलता है सूरज का ही भाग टूट करके ग्रह बना है। सिर्फ टूटने का तरीका अलग अलग बताया है। यहाँ पे बताया है कि खुद से टूटे हैं, यानी यहाँ एक तारा है, एक ही तारा है सूरज, एक तारा सूरज है। इसके सिद्धांत में भी एक ही तारा सूरज है, लेकिन यहाँ 2 तारा है। देखिए एक तारा ये है और एक इसके बगल से गुजरने वाला तारा, 2 तारा है चैम्बरलिन के सिद्धांत में। मोल्टन के सिद्धांत में भी कितना तारा है, 2 तारा, एक तारा ये और एक तारा इसके बगल से गुजरता है। एक तारा कौन, सूरज, और एक सूरज के बगल से गुजरने वाला तारा, 2 तारा इनके लिए, इनके भी सिद्धांत में, जेम्स जीन और जेफरीज में भी। तो इन दोनों सिद्धांत को, इसमें सिर्फ एक ही तारा से सभी ग्रहों की उत्पत्ति को बताया गया है, एक तारा यानी सूर्य से, इसलिए इसे कहते हैं एक तारा सिद्धांत। एक तारा या एकल तारा सिद्धांत या एक तारा परिकल्पना सिद्धांत जो बोलिए, या फिर इसको बोलते हैं मोनो स्टार। मोनो मतलब एक होता है ना, मोनो स्टार थ्योरी। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही तारे से बताया गया है सूरज से सभी बने हैं, है ना, और दूसरे तारे का कोई वर्णन नहीं है। लेकिन इनमें तीसरा नंबर और चौथा नंबर चैम्बरलिन और जीन्स, जेम्स जीन और जेफरी, चैम्बरलिन और मोल्टन वाले में 2 तारे हैं। ये एक तारा सूर्य और दूसरा तारा जो उसके बगल से गुजरा, और जेम्स जीन जेफरीज में भी एक तारा सूर्य और एक उसके बगल से गुजरा, यानी इसमें इन दोनों में 2 तारों का वर्णन है, इसलिए इसको बोलते हैं 2 तारा सिद्धांत। 2 तारा सिद्धांत, ठीक है। डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन सभी सिद्धांतों को, इसको मिटा दीजिए, अच्छा छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, या मिटा दें इसको, इसका तो कोई काम नहीं है, जवार समझ गए आप लोग। चलिए, तो इन सभी को खारिज होने का कारण क्या है, ये सभी बाद में रद्द हो गए।
ये सभी सिद्धांत को गलत माना गया। क्यों? क्योंकि सभी सिद्धांत एक ही बात को कहते थे, भले अलग अलग तरीके से कहा, लेकिन कहा एक ही बात को कि सभी ग्रह इसी सूर्य के टूटने से बने, इसी सूर्य के भाग से हैं, इसी सूर्य से टूट करके सभी ग्रह बने हैं। चारों सिद्धांत यही बोला था। और जब जांच किया जाता है तो क्या देखा जाता है कि पृथ्वी या अन्य ग्रह, जो भी ग्रह हैं, उनकी जब जांच की जाती है तो पृथ्वी को ही देख लीजिए। पृथ्वी में क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन है, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन है, कार्बन है, सल्फर है, आपका सिलिका है, सिलिकॉन है ना, उसके बाद आपका आयरन है, लोहा, उसके बाद आपका तांबा है। ये सभी पदार्थ इसमें मिलते हैं। और सूरज में क्या मिलता है? तो सूरज में हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन है जो हीलियम में बदल रहा, तो इसका पदार्थ कुछ और है, हाइड्रोजन है, और इसके पदार्थ कुछ अलग है, कार्बन, नाइट्रोजन, लोहा, तांबा है ना, सिलिका, सल्फर, एल्युमिनियम, ये सभी हैं। तो इस तरह से देखा गया कि ग्रहों के पदार्थ और सूरज के पदार्थ नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यह भी सिद्धांत को काट दिया गया। इसमें भी वही था कि इससे टूट के बना है तो मिलना चाहिए था दोनों का पदार्थ, लेकिन ग्रहों के पदार्थ और सूर्य का पदार्थ नहीं मिल रहा, इसलिए यह सिद्धांत को भी काट दिया गया। इसमें भी वही बात थी, इसलिए यह सिद्धांत को भी काट दिया गया। और इसमें भी वही बात थी, इसलिए यह सिद्धांत को भी काट दिया गया, है ना। दोनों में, इसमें भी वही बात था कि मिलता नहीं है पदार्थ। और साथ ही क्या बोला गया कि यह सिद्धांत अगर ऐसा है कि खुद से निकल रहा था तो आज क्यों नहीं निकल रहा। इसमें भी बोला गया ये ठंडा होकर जब बना है, इसमें क्या बोला, खुद से घूर्णन के कारण निकलते गया छलक छलक के, तो आज भी छलक के निकलना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा, इसलिए भी काट दिया गया। इसको भी इसलिए भी काट दिया गया क्योंकि एक तो मैच नहीं कर रहा, दूसरा क्या है, ठंडा होके एक भाग अलग हुआ, बाद में क्यों नहीं और ठंडा होके अलग हो रहा, इसलिए काट दिया गया। यहाँ पे बोला गया कि अगर ये इसी से बना है तो मिलना चाहिए इसका, सूरज से ग्रहों के पदार्थ को मैच करना चाहिए सूरज के पदार्थ से, वो भी नहीं हो रहा। और फिर ये साथी तारा का जो आपने बताया चैम्बरलिन महोदय, ये साथी तारा कहाँ गया, इसका भी आपने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए भी ये कट गया। और इसमें भी वही बोला गया कि आपका भी साथी तारा का कोई पता आपने नहीं बताया है, इसलिए जेम्स जीन का भी सिद्धांत को काट दिया गया। और मैच तो इनका भी नहीं कर रहा था, ये तो है ही कारण। तो इस तरह से सभी सिद्धांत काट दिए गए। तब फिर एक नया सिद्धांत आया, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे, पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करें। चलिए, तो क्या हुआ कि सभी सिद्धांत कट जा रहे थे इस बात पर कि ग्रहों के पदार्थ और सूर्य के पदार्थ मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि सूर्य से ग्रहों का निर्माण हुआ है या सूर्य के भाग टूटकर ग्रह बने हैं या सूर्य से टूट करके ही ग्रह बने हैं। यह एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया। अगर पदार्थ मैच कर जाता है तब तो मान लिया जाता है कि सूर्य से बना है, लेकिन सूर्य से मिल ही नहीं रहा है तो मानना संभव नहीं था। आपको लगता है क्या कि अगर मैच नहीं करे तो आप मान सकते हैं कि इससे बना है? बिल्कुल नहीं मानेंगे, मैच ही नहीं कर रहा। तो फिर इसमें से एक जो जेफरीज थे, इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ये कट रहा है। तो इसलिए कट रहा है कि सब सिद्धांत, चारों सिद्धांत जो थे, ये यही बोल रहे थे कि ये तारा से टूट करके, मतलब सूर्य से टूट करके ही ये ग्रह बने हैं, इसीलिए सारे सिद्धांत कट जा रहे थे क्योंकि मैच नहीं करता था। तो इसने दिमाग लगाया और एक नया सिद्धांत दिया। किसने? जेफरीज ने। जेफरीज ने क्या किया, तो ज्वारीय परिकल्पना, इसमें संशोधन किया। ज्वारीय, यही परिकल्पना था ना जेफरीज का, इसमें इन्होंने संशोधन किया है। में संशोधन किया। कब? 1929 में। और संशोधन करके इन्होंने क्या बताया कि देखिए भाई, इनको तो पता हो गया कि सारा सिद्धांत सूरज से मैच नहीं करने के कारण कट रहा है, इसलिए इन्होंने दिमाग लगाया और एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसमें सूरज का कोई मसला ही नहीं था। कैसे? तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि एक सूरज था, ठीक है, एक सन था, सूर्य। इसको आप लोग मत देखिए,
इससे तो कुछ नहीं हुआ है, इससे कुछ बना नहीं है। हुआ क्या था, तो एक सूरज था और एक उसका साथी तारा था, ठीक है, साथी तारा, सूरज का साथी तारा, सूरज भी था और सूरज भी एक तारा है और इसका एक साथी तारा था, साथी तारा है ना, इसका एक दोस्त था, एक और तारा था। यहां पर इन्होंने, जेफरीज ने जिस सिद्धांत को दिया है उसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। यानी आप पहले बाइनरी सिस्टम समझ लीजिए तब हम इसको बताएंगे। बाइनरी सिस्टम क्या है कि सूरज मतलब ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं वो बाइनरी सिस्टम में है। बाइनरी सिस्टम क्या होता है कि एक तारा रहेगा और एक दूसरा तारा रहेगा साथ में। ये तारा इसका परिक्रमा करेगा, ठीक है, और दोनों जब भी रहेगा साथ में रहेगा, ये तारा इसका परिक्रमा करेगा। या नहीं तो दूसरा स्थिति में क्या होगा, पहला तारा दूसरे का परिक्रमा करेगा, इसका। या कभी कभी ऐसा होता है कि ये इसका परिक्रमा कर रहा और ये इसका परिक्रमा कर रहा, दोनों एक दूसरे का परिक्रमा। तो या तो ये इसका परिक्रमा करे या ये इसका परिक्रमा करे या दोनों एक दूसरे की परिक्रमा करे, लेकिन जब भी रहेंगे ये साथ में रहेंगे, जुड़वा रहेंगे। इसी को बोलते हैं बाइनरी स्टार, जुड़वा तारा रहेगा, जब भी रहेगा जुड़वा में एक साथ रहेगा। तो जेफरीज इसी आधार पर 90% से ज़्यादा तारे ब्रह्मांड में इसी बाइनरी सिस्टम या जुड़वा सिद्धांत में है, जुड़वा तारे हैं, ठीक है। तो कहा जेफरीज ने कि जो सूरज है ये भी जुड़वा रूप में था, यानी एक सूरज था और एक इसका साथी तारा था, ठीक है, जो इसका परिक्रमा कर रहा था। तो होता क्या है कि एक दूसरा तारा, बड़ा तारा, इस साथी तारे के बहुत नजदीक आ जाता है और ये दोनों में क्या हो जाती है, टक्कर। ये दोनों में क्या हो जाता है, टक्कर, ठीक है। किसमें टक्कर हो गया, एक तारा सूरज है, एक उसका साथी तारा है और बाहर से कहीं से एक तारा आता है घूमता हुआ और इस साथी तारे से टकरा जाता है। इसका ये तारा कौन सा है, घुसपैठिया तारा। ये दोनों का रास्ता है, यहाँ पर ये दोनों साथ में रह रहे है ना, ये दोनों साथ में, साथी तारा है तो साथ में रहेगा। लेकिन क्या होता है, इनके रास्ते में एक दूसरा तारा आ जाता है, घुसपैठ कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं घुसपैठिया तारा, घुसपैठिया तारा, ठीक है। यानी इनके रास्ते में घुस जाता है, किनके, ये सूरज और साथी तारे की तरफ आ जाता है बाहर से। और क्या होता है कि ये जो साथी तारा जो आता है के तरफ जो आता है, कौन तारा, घुसपैठिया, वो आता है इधर और इससे साथी तारे से टक्कर हो जाती है इसकी, और टक्कर होने के बाद ये साथी तारा चूर चूर हो जाता है। इसको देखिए मत, इसमें कुछ नहीं होता, ये जैसे है वैसे ही है। ये साथी तारा के पास आकर के टकरा जाता है और साथी तारा चूर चूर हो जाता है, टुकड़े टुकड़े उड़ जाते हैं और इसका जो टुकड़ा होता है वो टुकड़ा बिखर करके टक्कर के बाद इसी के टुकड़े, साथी तारा के टुकड़े ग्रह बन जाते हैं, टूट जाते हैं। साथी तारा का टक्कर होने के बाद साथी तारा टूट जाता है और इसके जो टुकड़े हैं, ये साथी तारा इसका परिक्रमा कर रहा था, अब ये टूट गया, इसके जो टुकड़े हैं वो इसकी परिक्रमा करने लगते हैं और यही ग्रह के रूप में आ जाते हैं, यही ग्रह बन जाते हैं, ठीक है। तो इस टक्कर से इसका जो टुकड़े हुए, इसी टुकड़े से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये किसने कहा, जेफरीज ने कहा। यह 5वीं परिकल्पना थी, ये कोई नई परिकल्पना नहीं थी। जेफरीज तो पहले से ही एक परिकल्पना दिए हुए थे, जेम्स जीन और जेफरीज मिलकर, उसी परिकल्पना को इन्होंने संशोधन किया क्योंकि यहाँ इनका सिद्धांत कट गया था, तारा मैच नहीं कर रहा था, इसलिए इन्होंने बोला ऐसा करते हैं कि एक नया तारा लगा देते हैं और इससे बताते ही नहीं है कि इससे बना है, तो मैच कराने की स्थिति नहीं आएगी। अब ये ग्रह इससे बना है और ये टूट फूट गया है, तो अब इससे तो हम मैच नहीं कराएंगे ग्रह को। ये समझ करके इन्होंने इस तरह का सिद्धांत दिया कि ये मान्य हो जाएगा। तो इनके हिसाब से जो टक्कर हुआ तो उससे साथी तारा टूट गया और टूट करके फिर साथी तारा के टूटने से इसी तारे के टूटे हुए हिस्से ग्रहों के रूप में आ गए या ग्रह बन गए। तो ग्रह कैसे बने, साथी तारा के टूटने से, टक्कर के बाद टूटने से, ठीक है। लेकिन इसमें भी सवाल उठाया गया कि अगर टक्कर हुई और टक्कर से ग्रह बन गए तो उसके बाद ये घुसपैठिया तारा कहाँ गया, ये सूरज से क्यों नहीं टकराया, ये किधर चला गया। जब इतना नजदीक आ गया था, साथी तारा से टकरा गया, तो फिर उसके बाद सूरज से भी टक्कर हो सकती थी, क्यों नहीं हुआ, ये कहाँ चला गया। तो इसका कोई जवाब इन्होंने, जेफरीज ने नहीं दिया, जेफरीज महोदय ने, ठीक है। तो
इस सिद्धांत को भी इनका जवाब नहीं देने के कारण और भी बहुत सारी कमी थी, इसको काट दिया गया। लेकिन इन्होंने दिमाग अच्छा लगाया था कि सभी तारे सूरज से, सभी सिद्धांत बताते थे सूरज से टूट के बना है, और सब लोग मैच कराने बैठ जाता था और देखता था कि पदार्थ मैच नहीं कर रहा ग्रहों का सूरज से, इसलिए टूट के बना है, कोई नहीं मान रहा था। तो इन्होंने नया दिमाग लगा के दिया था कि इससे तो बन भी नहीं किया है, अलग तारा है उससे बना है और ये टूट गया, अब इससे मैच भी नहीं करा सकते। लेकिन फिर भी इसका जवाब नहीं दे पाए, इसलिए इनका भी सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। नहीं तो इनका सिद्धांत एक्सेप्टेबल हो जाता इस आधार पर कि मैच कराने का नौबत ही इन्होंने नहीं छोड़ा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दूसरा सिद्धांत इनका जब खारिज हो गया तो रसेल आए, एक रसेल, इसके बाद आए रसेल। यहां पर बना दे, 6 नंबर यहीं पे बना देते हैं। रसेल, रसेल इधर लिखिए, रसेल महोदय आए। रसेल महोदय ने क्या सिद्धांत दिया, तो उनका भी सिद्धांत सेम इसी पर था, बाइनरी सिस्टम पर, कि इन्होंने भी यही बताया। रसेल महोदय ने, थोड़ा नीचे लिखिए मिल जाएगा, दोनों एक ही लगने लगेगा। रसेल महोदय ने क्या बताया कि एक तारा सूरज था, एक सूर्य था, सन। सेम ऐसा ही इन्होंने भी बताया कि जेफ्रीज महोदय बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सूरज था और उसका साथी तारा था, ऐसा ही इसने भी बताया, इसका एक साथी तारा था। ये क्या है, साथी तारा, जो इसका परिक्रमा करता था। ठीक है, साथी तारा सूर्य का परिक्रमा करता था, ठीक है, यहां भी करता था। तो हुआ क्या कि रसेल महोदय ने कहा कि घुसपैठिया तारा आया, लेकिन वो तारा इससे टक्कर नहीं हुआ। तो क्या हुआ, तो रसेल महोदय ने कहा कि जो तारा था वो इधर से आया और इस तारे के बहुत नज़दीक से पास किया और पास करके आगे निकल गया और आगे आगे रास्ता बढ़ गया। ठीक है, ये जो तारा आया वो टकराया नहीं। इन दोनों का सिद्धांत एक जैसा है, सिर्फ अंतर यह है कि इन्होंने कहा था कि टक्कर हो गई थी, जेफ्रीज महोदय ने कहा था जो घुसपैठिया तारा था वो टकरा गया था, लेकिन रसेल महोदय ने कहा घुसपैठिया तारा टकराया नहीं, वो क्या है, पास किया। कहाँ से, तो साथी तारे के पास से। सूर्य में कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि सूर्य वाला सिद्धांत देखिए ये दिया है कि सूर्य के पास से पास हुआ था, जेम्स जीन जेफ्रीज ने दिया है, और सूर्य से पास करेगा तो सूर्य को खींच के निकाला। ये सिद्धांत तो अमान्य हो गया क्योंकि मैच नहीं किया। इसलिए इन्होंने भी, रसेल ने भी उस दिमाग को लगाया जो जेफ्रीज ने लगाया कि सूरज से नहीं दिखाएंगे, सूरज से दिखाएंगे, सूरज से तो मैच ही नहीं करेगा। इसलिए इन्होंने भी दूसरा तारा का सहारा लिया और बताया कि एक साथी तारा था, उसके बगल से ये निकला। ठीक है, ये निकला तो जैसे जैसे ये नज़दीक आया, जो यहाँ हुआ था वही चीज़ यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ सूरज में हुआ था, सूरज के बगल से निकला था, इसलिए सूरज में हुआ था। ठीक है, ऐसे देखिए, ये जैसा वहाँ हुआ था कि एक सूरज है और एक साथी तारा, ये स्टार है, ये सूरज है, ये साथी तारा है, और ये कौन तारा है, घुसपैठिया तारा। लिख देते हैं, घुसपैठिया तारा। सेम उन्हीं का सिद्धांत है। देखिए यहाँ के जैसा, एक तारा है, जा रहा है, ठीक है, इधर से आगे जा रहा है, किधर, इस तरफ जा रहा है, किधर, तो आपका साथी तारे की तरफ। यहाँ से तारा एक जा रहा है जो धीरे धीरे साथी तारा के नज़दीक गया और निकल करके साथी तारे से आगे चला गया। इसमें क्या होता है, जैसा इसमें होता है, सूरज के बगल से गया था तो एक जवार निकाल दिया था, वैसा ही इन्होंने कहा, लेकिन इन्होंने सूरज से नहीं कहा। क्यों, सूरज से कहेंगे तो वही सिद्धांत हो जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा। तो इसने जो दिमाग लगाया कि सूरज से नहीं बोलेंगे, साथी तारा से, वही चीज़ इन्होंने कहा कि यहाँ से आया, फिर आगे बढ़ा, और जैसे यहाँ पहुँचा ये जवार खींच खींच के निकाल रहा था, जैसे वहाँ निकाला था, वो यहाँ से जवार पूरी तरह से अलग कर दिया। जब बहुत नज़दीक आ गया तो साथी तारा से खींच करके इसका कुछ भाग को निकाल दिया जवार के रूप में। ठीक है, अभी बताए थे ना कि एक तारा है, इसके बगल से आएगा तो क्या होगा, पहले ऐसे जवार निकला, फिर जवार बड़ा हुआ, और नज़दीक आया तो और बड़ा हुआ, और बहुत नज़दीक आ गया तो इतना बड़ा हुआ कि ऐसे करके टूट के निकल गया, अलग हो गया, इस तारे से अलग करके ऐसा निकल गया। सेम ऐसा ही बताया इन्होंने, रसेल ने, कि
जैसे जैसे ये नज़दीक गया, यहाँ एक टाइड उठा, ज्वार उठा, और फिर जब बहुत नज़दीक चला गया ये घुसपैठिया तारा इस साथी तारे के, तो साथी तारे से वो ज्वार का भाग को खींच के निकाल दिया और ये एक ज्वार के रूप में, एक मतलब फिलामेंट के रूप में, फिलामेंट है ये, दीपक का फिलामेंट होता है ना, मोमबत्ती में देखे ना फिलामेंट ऐसे जलता है, ये मोमबत्ती है तो कैसे इसका लौ जलता है, ये फिलामेंट, इसी रूप में फिलामेंट के रूप में या टाइड के रूप में ये जो अलग हुआ था ये फिलामेंट आकार में अलग हो गया। किन्होंने कहा? जेफरीज ने। लेकिन किससे? सूरज से नहीं, सूरज से बताते तो मैच ही नहीं करता, इसीलिए इन्होंने सूरज का सहारा नहीं लिया, साथी तारे का लिया, तो इससे टाइड के रूप में अलग हो गया। अब यहाँ बहुत छोटा है, जैसे यहाँ छोटा है तो हम अलग से बना दिए, तो इसको थोड़ा सा हम इधर बना देते हैं, साथी तारे से इस तरह से निकल गया, ठीक है। अब साथी तारे से फिर जो ये भाग निकला है, ये तारा तो अपने रास्ते चला गया और ये फिर साथी तारे में वापस नहीं गया, ये अलग से परिक्रमा करने लगा, घूमने लगा। साथी तारे से खींच के जो निकाला था भाग को, फिलामेंट, ये सूरज का, ये साथी तारा परिक्रमा कर रहा था, अब ये भी परिक्रमा करने लगा। कौन? ये फिलामेंट। और बाद में ये फिलामेंट 8-9 टुकड़ों में टूट गया और ग्रहों का निर्माण हो गया। कैसे? ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये प्लूटो है, अभी नहीं है ये, ठीक है, ये प्लूटो अभी नहीं है। तो देखिए ये क्या बता रहा है, सूरज से जो नज़दीक के, ये नज़दीक के हैं, वो छोटे ग्रह बनेंगे, बीच वाला बड़ा बनेगा, और हम लोग का सही में सूरज में ऐसा ही, मतलब सौर मंडल में ऐसा ही है, बीच का बृहस्पति और शनि जो है बड़े ग्रह हैं, और फिर बाद में छोटे ग्रह हैं, यूरेनस, नेपच्यून, ये छोटे हैं, ठीक है। प्लूटो भी था, अभी बाहर कर दिया गया, वो भी छोटा था। तो ये बहुत अच्छा व्याख्या करता है लेकिन इन्होंने भी जवाब नहीं दिया एक दो चीज का। जैसे इनसे जब पूछा गया, ये साथी तारा का कुछ भाग निकला था टाइड के रूप में और फिर फिलामेंट के आकार में ये अलग हुआ था, ये ग्रह बन गया, चलिए मान लिए, ये इससे नहीं बना, मैच भी नहीं कराने जाएंगे सूरज से, मैच भी नहीं करेगा क्योंकि इससे बना नहीं है। लेकिन ये जो फिलामेंट के रूप में अलग हुआ, ये ग्रह बन गया, चलिए अच्छी बात है। लेकिन ये साथी तारा कहाँ गया? ये पूरा का पूरा तो ग्रह नहीं बना, इसका कुछ भाग अलग हुआ था। आज ये साथी तारा कहाँ है? तो इसका जवाब रसेल महोदय के पास नहीं था, और इसका भी जवाब नहीं था कि ये जो घुसपैठिया तारा था ये कहाँ गया। इन्होंने भी जवाब नहीं दिया था, ये भी बोले टक्कर हुआ, ये ग्रह बन गया, और ये कहाँ गया तो पता नहीं। इन्होंने भी इसका जवाब नहीं दिया कि इनका भी घुसपैठिया तारा जो था वो कहाँ गया, ये घुसपैठिया स्टार जो है ये कहाँ गया, इनको भी नहीं पता। इसमें भी टकराने के बाद ये कहाँ गया, जेफरीज ने नहीं बताया, तो इनका भी कट गया था। इनका भी इसी कारण कट गया कि इनके पास जवाब नहीं था साथी तारा कहाँ गया और घुसपैठिया तारा कहाँ गया, इसलिए इसको भी काट दिया गया। हालांकि इन्होंने दिमाग अच्छा लगाया था कि सूरज से मैच ही नहीं कराया, सूरज से मैच कराने के कारण पहले ही सिद्धांत खारिज हो चुके थे, है ना। तो चलिए ये भी खारिज हो गया। अब क्या किया जाए? तो अच्छा, इस सिद्धांत को हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है? वो तो एक तारा वाला देखे शुरू में, ये वाला 2 तारा सिद्धांत है। यहाँ 2 तारों का जिक्र है, एक ये और एक ये। यहाँ भी 2 तारा है, एक सूरज और एक ये तारा जो इसके बगल से गुजरा। यहाँ कितने तारे हैं? तो देखिए 3 तारे हैं, ये दोनों जुड़वा तारे हैं। यहाँ भी ये दोनों जुड़वा हैं, ये इसका परिक्रमा कर रहा है, यहाँ भी जुड़वा है तो ये इसका परिक्रमा करता है ना। और एक तीसरा तारा ये घुसपैठिया तारा है, यहाँ भी 3 है, एक सूरज, एक उसका जुड़वा तारा, 2 तारे हो गए, और एक तीसरा घुसपैठिया तारा। तो इसको 3 तारा सिद्धांत नहीं बोलेंगे, ये जुड़वा तारा वाला है, इसलिए इसको 3 तारा सिद्धांत नहीं बोलेंगे। यहाँ 3 तारा है तो, बल्कि जुड़वा तारा है, यहाँ ये और ये जुड़वा है, इसलिए हम लोग इसको जुड़वा तारा सिद्धांत बोलेंगे या बाइनरी स्टार थ्योरी बोलेंगे। बाइनरी मतलब जुड़वा, तो या फिर द्वैध, इसको द्वैध तारा भी बोल सकते हैं। द्वैध मतलब जुड़वा, द्वैध तारा सिद्धांत, ठीक है। द्वैध तारा सिद्धांत यानी जुड़वा, ये दोनों जुड़वा हैं, ये दोनों भी जुड़वा हैं, ये दोनों सूरज और इसका जुड़वा तारा, साथी तारा, सूरज और इसका साथी तारा। तो ये दोनों थ्योरी 5 नंबर और 6 नंबर, जेफरीज की थ्योरी और रसेल की, वो किस पर है? जुड़वा तारा पर, यानी द्वैध तारा पर, है ना, डुअल स्टार। इसको हम लोग डबल नहीं बोलेंगे, डुअल स्टार, जुड़वा तारा, डुअल स्टार थ्योरी। तो डबल स्टार थ्योरी में 2 तारे हैं और डुअल स्टार स्टार थ्योरी में जुड़वा तारे हैं, ठीक है।
तो चलिए ये जुड़वा तारा वाला हो गया। अब चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर इसको मिटाएंगे क्योंकि जगह नहीं है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको इधर वाला को साफ कर देते हैं। अब इसके बाद जो सिद्धांत दिया गया है वो बहुत ही काम का सिद्धांत है, और उससे जो दिया है वो बहुत ही समझदारी से दिया है कि काट पाना ही उस सिद्धांत को मुश्किल हो गया था। वो सिद्धांत क्या है, ये 7वां नंबर में हम लिखते हैं। ये 7वां नंबर है, फ्रेड हॉयल और लिटिलटन। फ्रेड हॉयल, अच्छा ये रसेल का सिद्धांत को पहले लिख लीजिए। ये रसेल का जो सिद्धांत है इसका नाम था, हम बताना भूल गए थे, ये ज्वारीय परिकल्पना है। और ये देखिए डुअल स्टार वाला है ना, और यहाँ पर 2 तारा है, बाइनरी सिस्टम पर है, इसलिए रसेल का सिद्धांत को बोला जाता है बाइनरी मतलब परिकल्पना, बाइनरी स्टार परिकल्पना, बाइनरी स्टार परिकल्पना। ठीक है, ये रसेल की परिकल्पना बाइनरी स्टार परिकल्पना बोली जाती है। और इन्होंने, ये रसेल ने कब दिया था इसे, 1937 में दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, सभी सिद्धांत कट रहे थे इसलिए ये लोग बाइनरी में आ गए, क्योंकि बाइनरी में देंगे तो सूरज से मैच नहीं कराया जाएगा, क्योंकि हम सूरज की बात ही नहीं करेंगे, हम इससे करेंगे कि साथी तारे से हुआ है जो कुछ हुआ है ना, ग्रह साथी तारे से बने। और ऐसा ही कुछ फ्रेड हॉयल और लिटिलटन ने कहा। इन्होंने भी सेम उन्हीं के जैसा कहा, बाइनरी स्टार वाला थ्योरी दिया। कैसे, इसको मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है, ये जो है इसको मिटा देते हैं। 2 तारा वाला मिट गया। अब हम देखते हैं क्या है 7वां नंबर में। तो इन्होंने कहा कि एक सूरज था, ठीक है ना, और फ्रेड हॉयल और लिटिलटन ये क्या कहा कि एक सूरज था और एक इसका साथी तारा था, एक साथी तारा था। ये सन है और ये साथी तारा, यहाँ लिख देते हैं सूरज का साथी तारा। पढ़ा रहा है आप लोग को जी, पढ़ा रहा है ना, साथी तारा पढ़ा रहा है। तो एक सूरज था और सूरज का एक साथी तारा। सूरज क्या है, सूरज भी तारा है, स्टार है, और एक उसका साथी तारा था। ये कौन बोल रहा है, फ्रेड हॉयल और लिटिलटन। इन्होंने बड़ी अच्छा से व्याख्या की है, और इनकी व्याख्या को काट पाना मुश्किल हो गया था फ्रेड हॉयल और लिटिलटन का, इतना अच्छा इन्होंने व्याख्या किया। तो क्या व्याख्या थी कि इन्होंने बताया सूरज तो है, इसको तो देखबे मत कीजिए, इससे तो ग्रह बने ही नहीं है, इससे कुछ भी नहीं हुआ है, इससे कुछ भी नहीं हुआ है, इसको आपको देखना ही नहीं है, जो बात करना है यहाँ कीजिए। क्या इन्होंने बताया कि एक सूरज था, एक उसका साथी तारा था, एक और तारा था, एक ठो और तारा था। क्या था, एक तारा और था, इधर ले लीजिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा था। ये एक और तारा था, वो क्या था, बहुत बड़ा। यहाँ पर हम नीचे थोड़ा बनाते हैं कि आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। एक और तारा था जो बहुत बड़ा था। ठीक है, एक सूरज था, एक उसका साथी तारा था, और एक और तारा था, दूसरा तारा था। ये एक दूसरा तारा था जो बहुत बड़ा था। ठीक है, ये एक दूसरा तारा था, दूसरा स्टार। एक सूरज, एक उसका साथी स्टार, और एक दूसरा स्टार था, दूसरा तारा। तो हुआ क्या, तो फ्रेड हॉयल बताते हैं, उसको देखिए, बड़ी अच्छा व्याख्या है, कोई इनका सिद्धांत को काट ही नहीं सकता था। ऐसा सिद्धांत इन्होंने दिया था कि ये जो बड़ा तारा है ये इस साथी तारा के नजदीक चला गया, चलते चलते साथी तारा के नजदीक चला गया और साथी तारा को खींचने लगा। क्या करने लगा, बहुत बड़ा है, इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, इसलिए ये साथी तारा को खींचने लगा अपने तरफ। और ये खींचने लगा तो इसका खिंचाव से इस दूसरा बड़ा वाला तारा, मैसिव स्टार था, बहुत बड़ा स्टार था, उसके खिंचाव से, बड़ा तारा का खिंचाव से इस तारा में क्या हो गया, विस्फोट हो गया। क्या हो गया, है ना, विस्फोट हो गया। सुपरनोवा हम लोग जानते हैं ना, सुपरनोवा क्या है, विस्फोट है। सुपरनोवा विस्फोट, वैसे ही इसमें विस्फोट हो गया। किसमें, आदि तारा में। और ये जो विस्फोट हुआ,
इसी विस्फोट से जो टुकड़ा टुकड़ा बिखरा, उसी टुकड़ा से क्या बन गया, ग्रह बन गया। समझ गए? ये बोला इससे कुछ नहीं हुआ है, जैसे इन लोग बोला कि सन से कुछ नहीं हुआ, उसके साथी तारा से ही हुआ है, वैसा ही हयल भी और लिटिलटन भी वैसा ही बोला कि इससे कुछ नहीं हुआ है, इसका जो साथी तारा है इसके पास एक दूसरा बड़ा तारा गया और इसमें अपना गुरुत्वाकर्षण से ये बड़ा तारा इसको खींचने लगा, और इसको खींचने लगा तो इसका खिंचाव से ये इसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने से ये तारा बिखर गया टुकड़ा टुकड़ा में, और इसका जो टुकड़ा बिखरा उसी से इस साथी तारा के टुकड़े से ही क्या हुआ है, इसी के टुकड़े से इसका जो विस्फोट हुआ और विस्फोट से इसका टुकड़ा हो गया। तो इसी टुकड़े से जो टुकड़ा हुआ, इसी टुकड़े से क्या हुआ है, ग्रहों का निर्माण हुआ, ग्रहों की उत्पत्ति या निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये कौन बोला, फ्रेड हयल और लिटिलटन बोला। अब देखिए सब क्या पूछ रहा था इन सब से कि ये जो पार किया तो ये स्टार कहाँ गया, यहाँ भी पूछा गया टक्कर के बाद ये घुसपैठिया तारा कहाँ गया, लेकिन इन्होंने क्या जवाब दिया इसका कि देखिए ये जो तारा था यहाँ पास जाके इसको खींचा, खूब खींचा और इसको विस्फोट करा दिया, और विस्फोट के बाद ये तारा खुद भी क्या हो गया, ब्लैक होल में बदल गया, खुद क्या बन गया, ब्लैक होल बन गया। अब आप बताइए ब्लैक होल में प्रकाश जाएगा तो प्रकाश भी वापस नहीं आता, और जब तक प्रकाश वापस नहीं आए हम लोग को दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से जब ब्लैक होल से कुछ आता ही नहीं है, प्रकाश को भी ये आने नहीं देता है अपने पास से वापस, तो ये दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो सब पूछता था कि ये तारा कहाँ गया, जो घुसपैठिया तारा है कहाँ गया, इनसे भी पूछा गया कहाँ गया, ये लोग जवाब नहीं दे पाया। लेकिन देखिए ये क्या है, ये जो थे ये इसका बहुत अच्छा जवाब दे दिए। क्या जवाब दिए कि पूछते हो तुम लोग कहाँ गया, तो बता दिए ब्लैक होल बन गया। अब ब्लैक होल तो दिखाई ही नहीं देता है, इसलिए अब कोई पूछेगा ही नहीं कहाँ गया, ब्लैक होल कहीं नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने ये भी बता दिया कि कहाँ गया। और इनके सिद्धांत में क्या कमी थी कि टक्कर हुआ, उसके बाद इसमें क्या कमी था, टक्कर हुआ और जो बाकी हिस्सा था, कुछ हिस्सा टूट करके तो ग्रह बन गया, बाकी इसका साथी तारा कहाँ गया। यहाँ भी पूछता था साथी तारा टक्कर के बाद कहाँ है, तो इसका तो खैर कोई ये नहीं था। इसमें भी क्या था, साथी तारा कहाँ गया बोला, तो उसका जवाब ये है कि ये टुकड़ा टुकड़ा होके ग्रह का निर्माण हो गया, ग्रह बन गया, है ना, ग्रहों की उत्पत्ति हो गई, ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। और ये कहाँ गया पूछा जाता था, तो ये इसका जवाब ये दे दिया कि ये खुद भी ब्लैक होल बन गया जिसको देख पाना संभव नहीं है। इस प्रकार इनका सिद्धांत परफेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी आलोचना तो सभी की होती है, बाद में इनका सिद्धांत को भी काट दिया गया, अलग अलग कारणों से अलग अलग कमी बताकर काट दिया गया। और इसके बाद फिर एक आधुनिक सिद्धांत आया जो आज का सिद्धांत है। ये भी देखिए, ये भी बाइनरी सिस्टम पर है, ये भी क्या है, द्वैत तारा सिद्धांत ही है, द्वैत तारा। इसमें भी देखिए साथी तारा सूरज और साथी तारा, तीसरा तारा भी है, लेकिन दो तारा साथ में रहने वाला साथी तारा, जुड़वा तारा, तो इसीलिए यह भी द्वैत तारा सिद्धांत पर था। द्वैत पढ़ा रहा ना, द्वैत तारा सिद्धांत, डुअल स्टार थ्योरी पर ही ये भी था, है ना, द्वैत तारा। अब आठवां सिद्धांत क्या आया इसके बाद, ये बिल्कुल आधुनिक सिद्धांत है। ये आठवां सिद्धांत जो है ये बिल्कुल आधुनिक सिद्धांत है। इसको दिया है ऑटो स्मिड ने, ऑटो शिमिड ने दिया, ऑटो शिमिड। ये रूस के थे, रूस। ऑटो शिमिड कहाँ के हैं, रूस के। इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। इनका सिद्धांत क्या है ऑटो शिमिड का, तो ऑटो शिमिड का सिद्धांत है कि सूरज जो है वो किसका हिस्सा है, तो गैलेक्सी का हिस्सा है। सूरज क्या है, सभी तारे गैलेक्सी का हिस्सा हैं, गैलेक्सियां तारों से मिलकर बनी है, या सभी तारे गैलेक्सियों के भाग हैं। तो सूरज भी गैलेक्सी का हिस्सा है। और कौन सी गैलेक्सी, तो आकाशगंगा मंदाकिनी का हिस्सा है हमारी गैलेक्सी का। तो वो बिल्कुल किनारे में यहाँ पर है सूरज। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये हो गया सूरज। तो इन्होंने ये बताया ऑटो स्मिड ने कि सूरज जो है अपनी गैलेक्सी का परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, अब सूरज परिक्रमा जब करता है तो गैलेक्सी में क्या है, गैलेक्सी में 98% तारे हैं,
98% तारे हैं। और फिर क्या है गैलेक्सी में? धूल कण है, धूल कण है। गैलेक्सियों में 98% तारे हैं और बाकी धूल कण है। तो ये सूर्य है, ये गैलेक्सी का जब परिक्रमा करता है, यहाँ घूमता है, भ्रमण करता है, चक्कर लगाता है, उस क्रम में अपने गुरुत्वाकर्षण से इन धूल कणों को खींचने लगता है। ठीक है, ये कौन बताया? ऑटो स्पीड ने। क्या है व्याख्या की कि जब गैलेक्सी में सूर्य घूमता है, भ्रमण करता है, तो अपने अगल बगल जो धूल कण है उनको अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचता है। क्यों? क्योंकि सूरज बहुत बड़ा है, उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण धूल कणों को खींचता है अपनी ओर। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग देखते होंगे गाड़ी चलती है तो धूल उसके पीछे पीछे खींच के जाता है, कागज पत्थर जो भी रहता है, कचरा उचड़ा सब खींच देता है। अगर जोर से गाड़ी जा रही तो सब कुछ खींच देता है। आप देखिएगा दुरंतो ट्रेन पार होगी तो उससे सारा कचरा को लेते हुए जाएगी अपने पीछे का। तो उसी तरह से सूरज बहुत तेज गति से चलता है और गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है बड़ा होने के कारण, तो जब बहुत तेज गति से घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने साथ सभी धूल कणों को खींच के ले के चलने लगता है। और यही धूल कण इसकी परिक्रमा करते रहते हैं और धीरे धीरे ये धूल कण जमा होते होते एक पिंड का रूप ले लेते हैं और बड़ा पिंड का जब ये रूप ले लेते हैं तो ग्रहों के रूप में ये बन जाते हैं, यानी ग्रह के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से धूल कण सूरज के साथ साथ जमा होते गए इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण। जब ये घूम रहा था तो गैलेक्सी में जो धूल कण है उस धूल कण को ये खींचते गया और धूल कण इसकी परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे वो धूल कण संघनित होकर के जमा होकर के पिंड का रूप लिए और ग्रहों के रूप में आ गए। इस तरह से ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। ये किसने कहा? ऑटो स्मिड ने। तो ये बिल्कुल ही आधुनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को 1943 में ऑटो स्मिड ने दिया है। ठीक है, तो इस सिद्धांत का नाम क्या है? इस सिद्धांत को जान लीजिए। इसमें धूल कणों की बात की गई है। कहाँ की? तो यहाँ तारे हैं, तारों के अंदर की, गैलेक्सी के अंदर की धूल कण। ठीक है, गैलेक्सी के अंदर की धूल कण की बात की गई है, इसलिए तारों के अंदर के धूल कण की बात की गई है, इसलिए इसको बोलते हैं अंतः तारकीय धूल परिकल्पना। धूल परिकल्पना क्यों? क्योंकि ये धूलों की परिकल्पना की गई है कि धूलों से तारों ग्रहों का निर्माण हुआ है। और कहाँ के धूल से? तो तारा के अंदर के, है ना। तो इसीलिए इसे अंतः तारकीय धूल परिकल्पना बोला जाता है इनके सिद्धांत को। इनका सिद्धांत क्या है? तारों से या मतलब ग्रहों का निर्माण धूल कणों से हुआ है, इसलिए इस सिद्धांत को अंतः तारकीय धूल परिकल्पना बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऑटो स्मिड का सिद्धांत है। ये बिल्कुल आधुनिक सिद्धांत है। 1943 में ये सिद्धांत दिया गया है। इसके बाद भी और बहुत सारे सिद्धांत आए और आगे भी आएंगे, क्योंकि ये सभी सिद्धांत जो है ये एक्चुअली में सिद्धांत नहीं, हाइपोथेसिस है, परिकल्पनाएं हैं। आप परिकल्पना अपनी भी दे सकते हैं। इनसे अच्छा कोई आइडिया है, इनसे अच्छी कोई परिकल्पना है तो आप भी दे सकते हैं, है ना। तो ये परिकल्पनाएं हैं। ये 7-8 परिकल्पना जो हम लोगों ने पढ़ा ये मुख्य थी। इसके अलावा भी और हैं, तो ये काफ़ी है। जो मुख्य थी उनको मैंने बता दिया। एक बात यहाँ मैं मेंशन करूँगा कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कांट का, इमानुएल कांट का परिकल्पना थी, है ना। गैसीय परिकल्पना जो है, गैसियस हाइपोथेसिस, वो थी। लेकिन याद रखिएगा उससे पहले भी एक परिकल्पना जो वैज्ञानिक परिकल्पना ही कह सकते हैं वो थी। वो कौन सी परिकल्पना थी? तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। वो परिकल्पना थी आपका जॉर्ज लुइस लेक्लार्क का। जॉर्ज लुइस लेक्लार्क की परिकल्पना थी। ये सबसे पहले थी, यानी आपका जो कांट की परिकल्पना 1755 में आई, उससे भी पहले की परिकल्पना थी इनका नाम, और इसको ये काम्टे दी बफन भी बोला जाता है। इनको काम्टे डी बफन भी बोला जाता है। ये फ्रांस के थे, है ना। तो इनकी परिकल्पना कांट से भी पहले की थी, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये 1749 में इनकी परिकल्पना आई थी। इनकी परिकल्पना क्या थी? तो इनकी परिकल्पना ये थी कि इन्होंने कहा था कि सूरज से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। लेकिन कैसे? तो एक सूरज है, ये सन है,
इससे क्या होता है, तो एक धूमकेतु है, धूमकेतु जानते हैं ना, कॉमेट, कॉमेट पुच्छल तारा, ये कॉमेट यहाँ पे देखिए हम बना देते हैं, एक धूमकेतु है, कॉमेट है। कॉमेट छोटा होता है लेकिन इसका पूंछ लंबा होता है। तो ये धूमकेतु है, ये सूरज से आते 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 यहाँ टकरा गया, सूरज से इसका क्या हो गया, टक्कर हो गया। और इस टक्कर के बाद सूरज का कुछ हिस्सा टूट के सूरज से अलग हो गया इस धूमकेतु के टक्कर से। और जो अलग हुआ था सूरज से टक्कर के बाद, धूमकेतु के टक्कर के बाद सूरज का जो हिस्सा अलग हुआ था सूरज से, उसी से बाद में जो टुकड़ा अलग हुआ था सूरज से, उसी से बाद में ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये सिद्धांत ज़्यादा दिन नहीं चला, 1749 में इन्होंने दिया था अपना सिद्धांत। और ये सिद्धांत मुश्किल से मुश्किल 5-6 साल में, जैसे ही कांट का सिद्धांत आया, ये अमान्य हो गया। इसीलिए मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये सिद्धांत चला ही नहीं। क्योंकि ये आप ही सोचिए, धूमकेतु बहुत छोटा होता है, सूरज बहुत बड़ा है, ये इससे टकरा जाए तो तोड़ ही नहीं सकता है। असंभव है कि सूरज मतलब धूमकेतु का टक्कर से कॉमेट, ये धूमकेतु है, कॉमेट, धूमकेतु, कॉमेट, कॉमेट है ना, कॉमेट का टक्कर से पॉसिबल ही नहीं है कि सूरज का कोई हिस्सा अलग हो, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है। और टक्कर भी होना पॉसिबल नहीं लगता, और टक्कर हो भी जाए तो सूरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसका टुकड़ा टूट कर निकलना तो बड़ी दूर की बात है, कुछ असर भी नहीं होगा सूरज में, इतना छोटा है सूरज के सामने ये धूमकेतु। ठीक है, तो ये सिद्धांत भी एक था, ये भी वैज्ञानिक सिद्धांत था, लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं चल पाया, क्योंकि 1749 में इन्होंने दिया, 1755 में कांट का आ गया, 5-6 साल के बाद ही। तो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, ये तुरंत ही अमान्य हो गया था, इसलिए इसको मैंने नहीं बताया। तो ये भी सिद्धांत क्या था, ये भी सिद्धांत मान्य नहीं रहा था। ठीक है, ये भी कट गया था, इस सिद्धांत को भी खारिज कर दिया गया था, तभी कांट ने सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये सभी मुख्य मुख्य परिकल्पनाएं थी जिनको हमने बता दिया। इसके अलावा और भी परिकल्पनाएं हैं जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो उनको जानना जरूरी नहीं है। और इसमें आपका क्वेश्चन यही आएगा कि जैसे ज्वारीय परिकल्पना किसने दी, तो जेम्स जीन और जेफरीज ने दी थी। आपसे पूछा जाएगा अंतर तारकीय धूल परिकल्पना किसकी थी, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑटो स्मिथ दिया रहेगा, उसमें टिक करना है। यह पूछ देगा फ्रेड हॉयल और लिटिलटन, इनकी परिकल्पना का नाम, यहाँ देखिए यह छूट गया, इनका नाम क्या था, तो ये किससे बना था, तो देखिए ये क्या था, ये इनका सिद्धांत में ये बोला गया था कि साथी तारा में विस्फोट हो गया था। क्यों, क्योंकि ये जो था इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचाव किया, और इस खिंचाव के कारण इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट किस में होता है, तो विस्फोट आदि सुपरनोवा में होता है, अधिनव तारा में, इसलिए इनका सिद्धांत को अधिनव तारा सिद्धांत बोला गया था। अधिनव तारा परिकल्पना, क्यों बोला गया अधिनव तारा परिकल्पना, या सुपरनोवा स्टार हाइपोथेसिस क्यों बोला गया, क्योंकि ये ब्लास्ट किया था, विस्फोट किया था, और विस्फोट कौन करता है, सुपरनोवा, विस्फोट मतलब सुपरनोवा, तो इसीलिए इसको सुपरनोवा हाइपोथेसिस या अधिनव तारा परिकल्पना बोला गया। ठीक है, तो फ्रेड हॉयल और लिटिलटन का परिकल्पना को क्या बोला गया, अधिनव तारा परिकल्पना। ठीक है, तो इस तरह से सारे परिकल्पना हो गए। इसमें से कोई सवाल हो तो आप सभी पूछ सकते हैं हमसे कमेंट करके, और कोई भी डाउट होगा तो हम उसको अगले क्लास में क्लियर करेंगे। तो आप लोग देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद हो गया होगा। सभी सिद्धांत लगभग एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा ना थोड़ा मैच सब में करता है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखें, 2-4 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, उसके बाद आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक बार याद हो गया तो याद ही रहेगा। तो 2-4 बार इसको देखिए अगर नहीं समझ में आता है। बाकी हम लोग आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सौरमंडल के बारे में, और ज़्यादा जानकारी सौरमंडल के ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।